हेलो दोस्तों, आप सभी का विषय इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो आपको थंबनेल दिख रहा है वह एकदम सही है, क्योंकि इस सीरीज़ के माध्यम से जो 25 वर्षों में आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड व राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस सीरीज़ के माध्यम से मैं व्याख्या सहित करवाने वाला हूं और टॉपिक वाइज करवाने वाला हूं, जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैंने स्टार्ट की है। यह सभी एग्ज़ाम के लिए जो आने वाली अभी एग्ज़ाम है, रीट, एसआई, पटवार, फॉरेस्ट गार्ड, बीएसटीसी, सभी एग्ज़ामों के लिए यह आपको लाभदायक रहेगी दोस्तों। और आपको इस 25 वर्षों की जो पीछे के प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से आपको ये फ़ायदा होगा। देखो, इसके मैं फ़ायदे बता देता हूँ इस सीरीज़ के कि एक तो आपको प्रश्न का तरीका पता चलेगा कि कैसे तरीका किस तरीके से है वो प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा कि वही प्रश्न कैसे घुमाकर है वो एग्ज़ाम बोर्ड है वो पूछता है। और तीसरा आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी सीरीज़ के माध्यम से मैं हिस्ट्री आपको याद कराने की फुल गारंटी देता हूं दोस्तों, और आपको याद हो जाएगी तब तक। ये 20 क्लास होने वाली है, बता देता हूं। 20 क्लास के अंदर है वो, पूरी के पूरे में करीबन 1000 क्वेश्चन है वो इस सीरीज़ के अंदर करवाने वाला हूँ, जो 25 वर्षों में आए हुए हैं। तो 25 वर्ष यानी 1995 से 2020 तक के प्रश्न मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जो एक रामबाण साबित होने वाली है यह सीरीज़। तो आप है वो अगर सफलता पाने चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, परिश्रम कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, अनुशासन में रहकर परिश्रम कीजिए और अपनी इच्छा शक्ति से है वो अच्छी मेहनत कीजिए और आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। मेरा मकसद यही है कि आप एग्ज़ाम को है वो टॉप करें, और इसी सीरीज़ के माध्यम से मैं राजस्थान इतिहास है वो कवर करवाने वाला हूं दोस्तों, जो आपको एक नई ऊर्जा व ताकतवर बनाएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमें पेपर को नस्तानाबूद करना है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की यह सीरीज़। और इस सीरीज़ को स्टार्ट फिर से बता देता हूँ, रोज़ शाम 7 बजे यह सीरीज़ आपको है वो आ जाएगी यूट्यूब पर, आप देखना न भूलें। और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह सीरीज़ रहने वाली है। सभी दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हैं अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। रोज़ शाम 7 बजे हमसे जुड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पुरातात्विक स्थल। यानी कि जो हमारी सभ्यता है, राजस्थान की सभ्यताओं से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम नस्त नाबूद करने वाले हैं दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं काली बंगा का। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो आरएस एग्जाम 1996 और 1999 में देखिए, यही क्वेश्चन है वो आरपीएससी ने कैसे रिवाइज किया है, 3 वर्षों के अंदर अंदर में यही रिवाइज कर दिया। तो ये मैं आपको पहला ये बताता हूँ, मेरा मकसद है कि आरपीएससी कैसे क्वेश्चनों को रिवाइज करती है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ऑप्शन दिया काला पत्थर, नहीं होगा। दूसरा दिया है जूता हुआ खेत, ये यहाँ पर कालीबंगा से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि काली चूड़िया इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? काली चूड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली चूड़िया, कालीबंगा। अब आपको पता है ये बंगा, काली यानी काला रंग होता है, बंगा का मतलब होता है बंगड़ी या चूड़िया। बंगड़ी, या क्योंकि हम पंजाबी भाषा में बंगा को बंगड़ी बोलते हैं, तो इसलिए हम ऐसे तो इस सभ्यता को नाम रख नहीं सकते कि काली चूड़िया। तो इसलिए चूड़िया को बंगा कहे जाने के कारण इसको कालीबंगा नाम दे दिया दोस्तों। अब यहाँ से इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो अब ध्यान से सुनिए। आप है वो नोटबुक और पेन अपने हाथ में लीजिए, जो मैं बोलूँगा वो आपको अच्छा अच्छा पॉइंट लगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, वो आप है वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना दोस्तों। देखो, कालीबंगा की खोज है वो किस नदी के किनारे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किस नदी के किनारे की गई, तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ये नदी आपको एक तो याद रखनी है। अगर ये और पूछा जाए कि घग्गर नदी है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कालका की पहाड़ी से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और ये हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में ये प्रवेश करती है।
ठीक है। और यह राजस्थान के 2 ज़िलों में बहती है, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। ये 2 ज़िलों में यह दोस्तों बहती है। अब जो हनुमानगढ़ में है यह नदी बहती है, तब इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। तो एक तो क्वेश्चन कालीबंगा नदी के किनारे विकसित है, किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया। अब कालीबंगा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालीबंगा की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष, जिसको ए घोष भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट शब्द ए घोष मिलेगा आपको, अमलानंद घोष बहुत कम मिलता है। तो ए घोष से याद रखना ना, अमलानंद घोष ने 1951 में, कब की? 1950-51 में इसकी खोज है वो कालीबंगा की। ठीक है दोस्तों। अब इसका उत्खनन किसने किया? तो आपसे उत्खनन पूछा जा सकता है। तो उत्खनन है वो दोस्तों किसने किया था? एक तो याद रखना बीबी लाल, बीबी ने कर दिया इसको लाल, तो बीबी लाल। ठीक है। बाल, इसका पूरा नाम आपको बता देता हूँ, ब्रजवासी लाल होता है, एक होता है बीके थापर। ये 2 व्यक्ति थे दोस्तों, बीके थापर। इन दोनों ने है वो इसका उत्खनन किया कालीबंगा सभ्यता का। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में है। खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की और इसका उत्खनन है वो 1900, आपको बता देता हूँ 1961 से लेकर 69 तक है वो इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? बीबीलाल व बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्या पूछा जा सकता है? देखिए, मैं पूरी सभ्यता को नष्ट नाबूद करने वाला हूँ, आप बने रहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरी हिस्ट्री आपको याद करवाने वाला हूँ, हिस्ट्री पूरी याद करवाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर बोल रहा हूँ, सिलेक्शन लेना है तो आप हमसे जुड़े और यह लास्ट अंत तक देखिए और अंत तक आपको पूरे हमारे पुरातात्विक स्थल राजस्थान के व उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको याद नहीं हो जाए तो आप है वो डिसलाइक कर चला जाना। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ पहले भी, ठीक है। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, मेरा मकसद यही उद्देश्य है, पीछे 25 वर्षों का प्रश्नों का संग्रह लाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको परीक्षा में कैसे क्लियर करना, एग्जाम को कैसे क्लियर करना और कैसे आपको है वो एग्जामिनर डाउट में रखता है। अब यहाँ से पूछा जाएगा कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी किसने कहा? तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा दोस्तों। ठीक है। पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की, दशरथ शर्मा ने कहा। अब यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जौ व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। किसके? जौ व गेहूं के साक्ष्य, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर अब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले तो खेत किससे जोएंगे? खेत किससे जोतेंगे? हल से जोतेंगे ना। तो हल के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसी से मिले हैं। अब हल से जोतेंगे तो हल जोतने के लिए हमें क्या चाहिएगा? ऊँट चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? ऊँट चाहिएगा ना, तो ऊँट के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है। तो ये आप ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आपको याद होगा। ठीक है। ऊँट के साक्ष्य मिले हैं, कुओं के भी साक्ष्य मिले हैं, प्रत्येक 3 घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो सड़कें थी वो ऐसे समकोण प्रकार की थी, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो मैं बात करूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात ये है कि जो भूकंप के साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट, भूकंप के साक्ष्य अगर पूछा जाएगा कि राजस्थान की किस सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं तो वो मिले हैं दोस्तों कालीबंगा से। क्योंकि कालीबंगा के जो हमें मकान मिले हैं उनके अंदर दरारें मिली है। क्या मिली है? दरारें मिली है। दरारें मिलने के कारण है वो गोपीनाथ शर्मा ने इनको क्या कहा कि यहाँ पर इसका जो विनाश का कारण है वो भूकंप है। तो भूकंप के साक्ष्य है वो कालीबंगा से हमें मिले हैं दोस्तों। ये जो मोस्ट बातें हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको मैं बताता हुआ चलूँगा दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली चूड़िया। क्या हो जाएगी? काली चूड़िया। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका और विस्तार आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए।
खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा। तो आपको ये भी याद रखना कि यहाँ पर सर्वाधिक काली चूड़ियाँ मिली है, तो इसलिए इस सभ्यता को काली चूड़ियाँ नाम तो रख नहीं सकते। तो चूड़ियों को क्या कहते हैं? बंगा कहते हैं, पंजाबी भाषा में बंगड़ी बंगा कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, बीएसटीसी वालों देख लो भाई कैसे पेपर को है वो फाइट करना है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन ये आपके लिए बीएसटीसी वालों के लिए आ गया है। वैसे दूसरा क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे, जो देखो मैंने बता दिया है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है, वो मैंने अभी अभी बताया दोस्तों। क्या बताया? अभी अभी बताया है। तो यह किस नदी के किनारे है? हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। किस नदी किनारे? सरस्वती नदी के किनारे है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर हमको तो घग्गर नदी बताया था। तो देखिए घग्गर नदी वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो अब वर्तमान में घग्गर नदी बह रही है, इसके प्राचीन समय में इस नदी के स्थान पर सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी बहती थी। तो आपसे एग्जाम में घग्गर नदी न मिलकर सरस्वती मिल जाए तो आप याद रखना, द्रष्टद्वती नदी मिल जाए तो आपको याद रखना, घग्गर नदी के उपनाम बता रहा हूँ, प्राचीन सरस्वती, द्रष्टद्वती नदी, नट नदी, नाड़ी नदी, पाट नदी, ये आप है वो इनको याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, ये जो मैंने पिछले एग्जाम क्वेश्चन में बता दिया आपको। अब माही नदी आपको पता है बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है। माही नदी के बारे में मैं बात करूं तो माही नदी राजस्थान की दक्षिण में प्रवेश करती है और दक्षिण में यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये माही नदी की बात है। बेड़च नदी और आहड़ नदी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। वो आहड़ नहीं है, आयड़ नदी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? आयड़ नदी। लेकिन ये बेस्टिस एग्जाम 2009 में आया हुआ है, तो ये भी आप याद रखना। तो बेड़च और आहड़ ये उदयपुर में बहती है, गोगुंदा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसकी व्याख्या देख लीजिए अगर आप देखना ही चाहते हैं। तो यहाँ सरस्वती, द्रष्टद्वती नदी, क्योंकि घाटियों से हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर है। देखिए तो वर्तमान में इसको घग्गर नदी कहते हैं, लेकिन यह प्राचीन समय में सरस्वती नदी और द्रष्टद्वती नदी इसको कहा जाता था दोस्तों, हड़प्पाकालीन समय में और प्राचीन समय में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल के अंदर घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? ये देखिए, तो घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ स्थल कौन सा है? देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन, देखिए अभी 3 क्वेश्चन पढ़े, 3 क्वेश्चनों को कैसे एग्जाम में घुमाया गया है। स्थल पूछा है तो स्थल घग्गर नदी किनारे कौन सा स्थल? हमने बात की थी, कालीबंगा की बात की थी। तो कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इसकी खोज है वो फिर बता देता हूँ, अमलानंद घोष ने की थी, 1951 में की थी, और बीबीलाल व के थापर ने इसका उत्खनन किया था। और यह हनुमानगढ़ ज़िले में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ऊँट के साक्ष्य मिले, हल के साक्ष्य मिले। और यहाँ पर जो मैं बात करूँ तो युगम समाधि, ये भी आप याद रखना, युगम समाधि के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? वो कालीबंगा से हमें मिले हैं। और विराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में है। सभी ऑप्शन करते हुए चलेंगे हम। जयपुर में है। आहड़ या आयड़, तो आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में। गिलनुड सभ्यता कहाँ पर है भाई? और आप बताना। वैसे चलो मैं बता देता हूँ, राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1951 यानी 1950 से 51 में कालीबंगा की पहचान की? तो यह क्वेश्चन जो देखिए, सेकेंड ग्रेड हिंदी 2011 में, सेकेंड ग्रेड इंग्लिश में 2011 में आया, सेकेंड ग्रेड उर्दू एग्ज़ाम 2011 में यही क्वेश्चन देखिए तीनों एग्ज़ामों के अंदर आया है। तो आप
और मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया कि कालीबंगा की खोज अब 1951-50 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष ने की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। इनको तो जानते होंगे, मार्टी मोर व्हीलर। ये वो है जो हड़प्पा सभ्यता को उन्होंने एबी की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना दोस्तों। अगर व्याख्या देखना चाहते हैं तो कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में, और इसकी खोज 1952-51 में है, वो अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन 1961 से में है, वो बीबी लाल व बीके थापर ने करवाया था। और कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि कितनी है? 2300 से मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 2300 से 1700, या फिर 2350 भी आता है, बहुत बार होते 1750 भी मिल सकता है आपको। तो ये आप है वो याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन घुमा दिया। खोज किसने की? हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अमलानंद घोष, लेकिन प्रकाश में लाने का श्रेय, तो इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमलानंद घोष हो जाएगा, जो एओ एग्जाम 2007 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखिए, तरीका पूछने का तरीका आप देख रहे होंगे, तो ये आपको मैं समझाने का कोशिश ये कर रहा हूँ। बीबी लाल कौन थे भाई साहब? इसके उत्खनन करता थे, ये आप याद रखना। और बीके थापर भी क्या थे? उत्खनन करता थे कालीबंगा सभ्यता का। और अमलानंद घोष ने है वो खोज की थी। समझ में आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन क्या है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया दिया था, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। तो ये मैंने कालीबंगा के बारे में बता दिया था। ठीक है, और ये बीएसटीसी परीक्षा 2008 में आया हुआ था, और ये कारापाल परीक्षा 2012 में भी यह क्वेश्चन फिर से घुमा दिया गया। ठीक है, तो ये भी आप है वो ध्यान रखना। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में है। और आप इसका और अध्ययन करना चाहते हैं तो देख लीजिए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस स्थल पर जुते हुए खेत के अवशेष, कमरों के ऊपर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा व व्याघ्र अंकन एकमात्र इसी स्थल से मिला है। यहाँ पर प्राप्त सिंधु घाटी पुरावशेष के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की भी स्थापना की गई है। ये भी आप है वो मोस्ट बातें याद रखना दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से संदवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, संदवकालीन अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं तो पता ही है, और ये किस एग्जाम में आया हुआ है? स्टेनोग्राफर 2013 में ये पूछा गया है कि राजस्थान में किस स्थान से संदवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से जो संदव सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं, उसी के समान अवशेष है जो हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो ये बात है वो आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में है। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में है। और गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आपके सामने नया क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु हट साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा? और मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में पूरी सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छे से डिटेल से बता दी थी 5-7 मिनट। तो आप इसको आंसर दीजिए कि मैंने कौन से इतिहासकार के बारे में कहा था कि कालीबंगा को उन्होंने तीसरी राजधानी कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दशरथ शर्मा। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने है वो सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और यह शिक्षक श्रेणी, द्वितीय शिक्षक श्रेणी भर्ती परीक्षा 2014 में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे रिवाइज हो जाता है, आपको याद रखना है। और श्यामल दास कौन थे भाई? वीर विनोद के रचयिता हैं। और दयाराम साहनी
जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और राजस्थान में किस सभ्यता की खोज की थी, आप कमेंट कर कर बताना। और यह सभ्यता आगे क्वेश्चन में आने वाली है, जो मैं बताऊंगा कि इसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। तो आप कमेंट कर कर बताना कि राजस्थान की किस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्रश्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, दोहरी रक्षा प्रश्वीर है वो हमारे कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोहरी रक्षा प्रश्वीर का मतलब है कि यहाँ पर परकोटा, जैसे ये कालीबंगा सभ्यता है और इसके चारों ओर एक दीवार और खींच दी, उसी को बोला गया दोहरी रक्षा प्रश्वीर। तो ये आपको याद रखना, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। बालातल कहाँ पर है, उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, ऊंजियाना। आप कमेंट करके बताने कहाँ पर है, आगे क्वेश्चन इसका आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई, तो हमें यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती हैं। कितनी अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती है दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमें हवन कुंड भी प्राप्त होते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन हवन कुंडों के अंदर हमें हड्डियाँ भी प्राप्त होती है, ये भी आप याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो दाह संस्कार की 3 विधियों का पता चलता है, ये भी हमें, तो आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता से दाह संस्कार की 3 विधियों का उल्लेख है हमें मिलता है, तो कालीबंगा से हमें मिलता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो पशुधन सहायक परीक्षा 2018 में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है। कौन से स्थल को क्या कहा जाता है, धूलकोट। तो यह राजस्थान का कौन सा स्थल है जिसको धूलकोट कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आहड़ सभ्यता, आहड़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धूलकोट भी। और इसी आहड़ को ताम्र नगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र नगरी कहा जाता है, तो वो आप इंपॉर्टेंट कर देना आहड़। अगर ताम्र जननी पूछा जाए तब कर देना आपको गणेश्वर सभ्यता सीकर। गणेश्वर सभ्यता सीकर को ताम्र जननी कहा जाता है और आहड़ को ताम्र नगरी कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी को धूलकोट कहा जाता है, जो इसकी स्थानीय भाषा में आहड़ को कहा जाता है। अब आहड़ की बात आई है, तो आहड़ है वो किस नदी के किनारे हैं, तो आहड़ से आपसे पूछा जाए तो आहड़ है वो बेडस नदी के किनारे हैं दोस्तों। किस नदी के किनारे हैं, बेडस नदी के किनारे स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी जो दोस्तों खोज है वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, ये आप है वो याद रखना दोस्तों। किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उदयपुर में स्थित है। अब ये उदयपुर में स्थित है, तो उदयपुर में कौन सा राजवंश रहा था, मेवाड़ का गुहिल वंश रहा था। तो अगर पूछा जाए कि मेवाड़ के गुहिल वंशों की सर्वाधिक यहाँ पर जो मतलब मैं बात करूँ तो समाधि स्थल या फिर छत्री कहाँ पर है, आहड़ के अंदर है। इनकी सर्वाधिक छत्री कहाँ पर है, आहड़ के अंदर है। और आहड़ को सबसे पहले अल्लट ने अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी आप याद रखना, ठीक है। आहड़ से अब यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि आहड़ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहड़ से हमें अनाज रखने के कोठे या गोरे कहाँ से प्राप्त हुए। तो कोठे जो प्राचीन समय में आपने भी देखा होगा, जो अनाज रखने के बड़े बड़े गोरे या कोठे आते थे, उनको है वो कहाँ से प्राप्त हुए, आहड़ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आहड़ के लिए, ठीक है। और बेडस नदी के किनारे हैं दोस्तों। विराटनगर कहाँ पर है, जयपुर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में, ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित जिलों में किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले। जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर पूरी आहड़ सभ्यता के बारे में लगभग बता दिया, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और ये 2013 के अंदर स्टेनोग्राफर में आया हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर से हमें आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं दोस्तों। कहाँ से मिले, आहड़ संस्कृति के अवशेष है वो उदयपुर से मिले हैं, ठीक है। और इसकी खोज अब अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किस नदी किनारे, बेडस नदी के किनारे हैं,
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया, घुमा कर पूछ लिया गया। और पटवारी, अरे पटवारी देख लो भाई, पटवारियों 2016 पिछले एग्जाम में आया हुआ है 2016 के अंदर कि अनाज रखने के बड़े मर्दभांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो अभी अभी मैंने बता कर गया हूँ, इसका डी आंसर यानी कि 4 नंबर आंसर, आड़ सभ्यता से हमें मर्दभांड मिले किसके, अनाज रखने के, और उनको गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोठे या गोरे बंखोट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चनों को है वो घुमाया जाता है, बार बार में रिवाइज करके पूछा जाता है। तो आप याद रखना, ये सीरीज़ आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। आप इस चीज़ को डेली देखना, प्रत्येक हर वार को आपको शाम 7 बजे नहीं भूलना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले, और इसका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, आप इसका जवाब दीजिए। ओंजियाना सभ्यता कहाँ पर है, ये मेरे को जवाब चाहिए। देखते हैं कौन कितना मेहनत कर रहा है अभी एग्ज़ाम के समय में। अगला क्वेश्चन, 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्ट से हमें क्या मिला है दोस्तों, हमें दो मुंह के चूल्हे प्राप्त होते हैं और बर्तनों के साथ यहाँ पर बर्तने भी मिलते हैं, बर्तन भी मिलते हैं जो हम घरेलू सामान यूज़ करते हैं। तो ये आहड़ सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता से हमें क्या प्राप्त हुए, चूल्हे प्राप्त होते हैं, बर्तन प्राप्त होते हैं और पेन वगैरह प्राप्त होती है। तो ये आप याद रखना। और ये महिला पर्यवेक्षक 2019 में, देखिए 19 में पूछा गया एग्जाम है, मैं कह रहा हूँ 1995 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और ये देखिए 2019 तक आ गए और पीछे क्वेश्चन 2007, 1999 ये मैं करवा रहा हूँ साथ साथ में, देखिए। और आपको कालीबंगा हनुमानगढ़ से बागोर भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, यहाँ से राजस्थान नहीं पूरे विश्व के सबसे प्राचीन अगर ऊँट के साथ से मिले हैं तो वो कहाँ से मिले हैं, बागोर भीलवाड़ा से मिले, जो कोठारी नदी के किनारे, वेरी इंपॉर्टेंट, कोठारी नदी के किनारे हैं। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, सीकर में है दोस्तों। किस नदी के किनारे, आप कमेंट करके बताना। कांतली नदी है, मैं ही बता देता हूँ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर आया हुआ है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर आया हुआ है कि आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चांदी। चांदी से है वो नहीं थे, क्योंकि तांबा से परिचित था, क्योंकि इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी कहते हैं। लोहा से भी परिचित थे और इन दोनों को मिलाकर टीन बनाया जाता था। तो ये मतलब चांदी से परिचित नहीं थे। कौन से, आहड़वासी के लोग, आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वह चांदी से परिचित नहीं थे। अपने दिमाग में बिठा लेना, एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन, एग्जाम में पक्का मिलेगा कि चांदी से कौन सी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो आहड़ से। तो ये हमने 15 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी है वो विराट सभ्यता से संबंधित है, जो महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया एग्जाम में है। तो आप याद रखना। अब देखिए विराट सभ्यता पर कितनी डूंगरियाँ पहले मैं बता देता हूँ। भीम डूंगरी है, गणेश डूंगरी है, महादेव डूंगरी है, भोगली डूंगरी है और बिज्जक डूंगरी। और बिज्जक डूंगरी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बिज्जक डूंगरी है वो विराट सभ्यता से, क्योंकि बिज्जक डूंगरी से हमें किसके, कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ है, भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, किस भाब्रू शिलालेख से। और इसकी खोज है वो 1837 के अंदर, बिज्जक डूंगरी पर भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 में किसने खोजी थी, तो बर्ट ने। आप रॉबर्ट बर्ट या याद रखना दोस्तों। ठीक है, जो वर्तमान में ही हैं, जो
भाब्रू शिलालेख है यह कोलकाता संग्रहालय में, कहाँ पर है, कोलकाता संग्रहालय में। ब्राह्मी इसकी लिपि थी। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, 1837 में भट्ट द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज विराट सभ्यता के बिजक डूंगरी पर की गई दोस्तों। ठीक है, अब विराट सभ्यता की बात आई है तो विराट सभ्यता की खोज है वो रत्नलाल अग्रवाल यानी कि आर.सी. अग्रवाल ने, रत्नचंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी दोस्तों। कब की थी, 72 में इसकी खोज की थी, 1972 में इसकी खोज। और उसका उत्खनन भी है वो किसी ने किया था, आर.सी. अग्रवाल ने ही किया था दोस्तों, ये आपको याद रखना। अब विराट सभ्यता किस नदी के किनारे हैं, तो ये बाणगंगा नदी किनारे है। किस नदी किनारे हैं, बाणगंगा नदी के किनारे हैं दोस्तों। और बाणगंगा नदी को ही अर्जुन की गंगा व तीर गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और यह विराट सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जयपुर में स्थित है। और विराट की जो राजधानी थी मौर्यकालीन में वो क्या थी, विराटनगर थी। क्या थी दोस्तों, विराटनगर। विराटनगर किसको कहा जाता है, विराटनगर है वो विराट की राजधानी थी। आप ये इस बात को याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त होती है, यहाँ पर बौद्ध स्तूप प्राप्त होता है, बौद्ध मंदिर प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर बुद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। और मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जिससे मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो वो विराट सभ्यता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, आड़ सभ्यता उदयपुर में, और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए भाई। अभी तक हमने पढ़ा है कि कालीबंगा ये लीजिए। अब आपको सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्राचीन स्थल दे रखा है और उत्खननकर्ता दे रखा है। और यह देखिए सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2017 के अंदर। यह 2017 में पूछा गया कि प्राचीन स्थल दे दिया, उत्खननकर्ता दे दिए। तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। आर्य सभ्यता की खोज एस.डी. सांकले इसका दे रखा है। विराट सभ्यता की खोज केदारनाथपुरी दे रखी है। और बागोर सभ्यता की खोज बी.एन. मिश्रा। तो बी.एन. मिश्रा ने बागोर सभ्यता की खोज की थी। विराट सभ्यता की खोज है वो दोस्तों अभी मैंने बताया है, केदारपुरी नहीं थे। क्या, कौन नहीं थे, केदारपुरी नहीं थे। और यहाँ पर आर्य सभ्यता की खोज उत्खननकर्ता दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है, उत्खननकर्ता। और यहाँ पर आपको याद रखना उत्खननकर्ता वैसे बात करें अमलानंद घोष इसका दे रखा है। तो अमलानंद घोष वैसे खोज करता थे। क्या थे दोस्तों, खोज करता थे। उत्खननकर्ता बीबीलाल व बी.के. थापर थे, ये भी आप याद रखना। तो इस क्वेश्चन में है वो सस्पेंस रहा है। क्या रहा है दोस्तों, सस्पेंस अभी तक है वो रहा था। तो ये आपको याद रखना। लेकिन इसका जो आंसर माना गया है वो कौन सा माना गया है, इसका विराट सभ्यता के उत्खननकर्ता आपको पता ही है रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी, केदारनाथपुरी ने नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में वेरी इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये दो पटवारी परीक्षा में, पटवारियों ध्यान से देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने की थी, आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी। और पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर जगत नारायण ने की थी दोस्तों। किसने की थी, डॉक्टर जगत नारायण ने आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। यहाँ से जो चित्र है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आलनिया क्या है दोस्तों, एक सभ्यता स्थल है। तो ये आप याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2016 में आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। तो ये किस समय
से या किस काल से संबंधित थे, ये पूछा गया है। और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2016 में यह पूछा गया था कि बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे। तो आपको पता है बागोर से हमें प्राचीन समय के क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। तो यह मध्य पाषाणकालीन, पशुपालन के साक्ष्य में मध्य पाषाणकालीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल से बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो मध्य पाषाण काल से ये दोनों स्थल है वो संबंधित है। अब बागोर राजस्थान में कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है दोस्तों। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, जो आपको याद रखना कोठारी नदी के किनारे है। और वीएन मिश्रा ने इसकी खोज की थी। तिलवाड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर में है। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर के अंदर है। ये आप है वो याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, इसको और छोटा कर देता हूँ आपको ताकि दिखाई दे। ये लिए जी। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए वही क्वेश्चन कालीबंगा का कैसे घुमा दिया गया। और यह एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में, ईओ एग्ज़ाम 2007 में और एएन एग्ज़ाम 2018 में, तीनों एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन घुमाया गया है और अलग अलग समय में घुमाया गया है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको पता ही है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कालीबंगा सभ्यता है वो वेरी मोस्ट है। क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता है जो आपको याद रखना है। कालीबंगा की खोज है वो अमलान घोष ने की थी। घग्गर नदी या प्राचीन सरस्वती नदी किनारे हैं और यह हनुमानगढ़ ज़िले में है। और इसका उत्खनन है वो बीबीलाल व बीके थापर ने किया था दोस्तों। जुते हुए खेत के साक्ष्य, ऊँट के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, ये सभी किसको कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ से अग्निवेदिकाएँ प्राप्त होती है, हवनकुंड प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर जो सवादान की 3 विधियाँ हमें यहाँ से मिलती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये चलो बता देता हूँ। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया और कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान विभिन्न कालों की सभ्यता में प्राप्त हुई। ठीक है, तो रोपड़ ये नाम आया है। रोपड़ भारत की सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है दोस्तों, रोपड़ है। भारत का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है, रोपड़ है। उसके बाद में फिर है वो ये हमारे और स्थल आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली। और अगला क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यह पुलिस कांस्टेबल 2006-07 में आया हुआ है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बात की। तो ये कौन सा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा सुमिलित नहीं है। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, कालीबंगा। मैंने बताया है बार बार, मैंने यही रिवाइज करवाया है कि हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। जबकि गंगानगर में ये नहीं है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। तो और आहड़ सभ्यता उदयपुर में सही है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में सही है और गणेश्वर सभ्यता सीकर में सही है। तो ये आप है वो याद रखना। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में नहीं है। ठीक है, अगर ये सब पूछा जाता कि घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, तब गंगानगर और हनुमानगढ़ में प्रवाह क्षेत्र घग्गर नदी का था। लेकिन कालीबंगा सभ्यता वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, याद रखना वेरी मोस्ट। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। देखिए ताम्र जननी किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। और ताम्र नगरी सभ्यता जो बीएसटीसी एग्जाम 2008 में आया हुआ है, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को है वो ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। पिलीबंगा भी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और सबसे प्राचीन पशु के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बागोर से मिलते हैं, याद रखना।
और कोठारी नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये और आपको बता देता हूँ। आहड़, यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मर्दभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? ताम्र उपकरण मिले हैं, बर्तन मिले हैं, काले व लाल रंग के मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता है। तो तांबे के उपकरण यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलने के कारण यहाँ पर इसको ताम्र नगरी कहा जाता है दोस्तों। और आहड़ की विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैक एंड रेड वेयर किसको, कहाँ पर? बर्तनों की आकृति को, विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। वेरी मोस्ट नोट, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? देखिए वही क्वेश्चन जो घुमा दिया और सेकेंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में पूछ लिया गया दोस्तों। और ये आहड़ सभ्यता को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है और ताम्र जननी के नाम से गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आहड़ सभ्यता होगी। ताम्रवती नगरी कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। और ताम्र जननी पूछा जाए तो गणेश्वर सभ्यता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी किनारे अमरानंद घोष ने खोज की थी। बीबीलाल व बीके थापर ने उत्खनन किया था। और यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, ऊँट के साक्ष्य, और यहाँ पर कुएं के साक्ष्य, और एकदम जो नालियाँ है वो लकड़ियों की नालियाँ जो एकदम सुयोजित तरीके से हमें यहाँ से कालीबंगा से मिलती है। विराट सभ्यता जो जयपुर में है, विराट सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में है। आप याद रखना किस नदी किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे हैं। यहाँ से हमें बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर? कांतली नदी के पास में स्थित है, सीकर जिले में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आहड़ का प्राचीन नाम था? तो देखिए आहड़ का प्राचीन नाम था, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? प्राचीन समय में आहड़ को किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती नगरी से जाना जाता था। किस नाम से? ताम्रवती नगरी से जाना जाता था। वैसे इसको धूलकोट भी कहा जाता था, लेकिन ये धूलकोट है वो क्या था? इसका स्थानीय नाम लोग देते थे, इसका स्थानीय नाम धूलकोट था। अघाटपुर भी न जाना जाता था, लेकिन अघाटपुर है वो इसको 10वीं व 11वीं शताब्दी के अंदर, 10वीं व 11वीं शताब्दी के अंदर इसको अघाटपुर के नाम से जाना जाता था। लेकिन प्राचीन समय में यह ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ताम्रवती नगरी। और यह देखिए 2007 में आया हुआ एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम 2007 में। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैं इसके बारे में और बता देता हूँ, देख लीजिए। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर और अघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था, और इससे धूलकोट भी, स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट भी कहते थे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? तो यहाँ पर प्रोफेसर एस.डी. सांकलिया के निर्देश से जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? आहड़ सभ्यता, जो एस.डी. सांकलिया के निर्देशन से इसका उत्खनन हुआ। तो उत्खननकर्ता कौन थे? एस.डी. सांकलिया थे। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और ये सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम 2011 में आया हुआ है। अब इसका आप व्याख्या देख लीजिए। देखिए, इस स्थल की खोज सर्वप्रथम रतनचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की। किसने? रतनचंद्र अग्रवाल ने, जो शॉर्टकट में आपको आर.सी. अग्रवाल भी देखने को मिलता है। 1961 से 62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, एस.डी. सांकलिया को का फुल फॉर्म क्या है? हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा गया है। प्रथम कालखंड जिसको ताम्रयुगीन, और द्वितीय कालखंड जिसको लोह युगीन सभ्यता के द्योतक हैं। तो 2 कालखंडों में बांटा गया था। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन के नाम से जाना जाता है, और द्वितीय
कालखंड है वो लोह युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? पेपर की खोपड़ी में छेद करना है दोस्तों। बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन जो समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं और आपको हिस्ट्री समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। रोज़ शाम 7 बजे हम मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आहार सभ्यता स्थित है, आहार सभ्यता स्थित है, सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है दोस्तों। और इसका देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कौन सी नदी बताई थी और यहाँ पर कौन सी नदियाँ के ऑप्शन दिए हैं ये देखिए। तो इसलिए मैं इस सीरीज़ को जो 25 वर्षों के प्रश्नों को करवाने का मेरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यमुना नदी इसका राइट आंसर नहीं होगा, चंबल नदी भी नहीं होगा, लूणी नदी जो पश्चिमी राजस्थान की है, चंबल नदी पूर्वी राजस्थान की है और यमुना नदी राजस्थान की है ही नहीं। अब बाकी जो लास्ट की नदी बची है वो बनास नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास नदी। मैंने बताया था कि आहार सभ्यता वो बेडस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हैं? बेडस नदी के किनारे हैं। और बेडस को ही क्या कहा जाता था? आड़ नदी कहा जाता था। लेकिन बेडस है वो किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। ठीक है, तो बनास और बेडस का जब संगम होता है तो उससे करीबन 2-3 किलोमीटर दूर बनास से है वो इस सभ्यता की खोज की गई थी। तो इसलिए क्वेश्चन को घुमा दिया गया और दिमाग है वो बंद कर दिया गया। जो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम जो कर रहे थे विद्यार्थियों का, और ये इसका राइट आंसर होगा बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। तो आपको समझ में आया दोस्तों? चंबल नदी जो राजस्थान की सबसे प्रवाह क्षेत्र की नदी है और लूणी नदी है वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए, उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन को घुमा दिया गया और बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? अभी स्थल पूछा था नदी के पास और इस पार है वो बनास संस्कृति पूछ लिया और किस स्थल के पास है। तो इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आहड़ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आहड़ हो जाएगा। इसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। एच.डी. सांकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था और अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। ये हमने अच्छे से देख लिया था। ये जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है चारों सभ्यता, विराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश और आहड़, ये चारों क्या है दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता है जो आपको अभी सबसे ज़्यादा में क्वेश्चन देखिए जो आए हुए हैं वो इन्हीं सभ्यता से आए हुए हैं। तो ये आप याद रखना। और ज़्यादातर आपको क्या याद रखना है? इन सभी सभ्यताओं के उत्खननकर्ता, खोजकर्ता और ये किस नदी के किनारे व किस ज़िले में हैं और इनकी क्या विशेषता है वो आप है वो याद रखना। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अपनी, मैं आशा करता हूँ कि आप नोटबुक में नोट करते जा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग हैं वो चावल से परिचित थे दोस्तों। किससे परिचित थे? और ये पटवारी परीक्षा 2011 में आया हुआ है कि आहड़ सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? चावल से परिचित थे। गेहूं व जौ के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो हमारे आहड़ सभ्यता से प्राप्त होता है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आहड़ सभ्यता से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर का क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यह पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से। मैंने फिर से बताया है, आप प्रत्येक सभ्यता की नदियाँ याद रखना, उत्खननकर्ता और खोजकर्ता याद रखना और किस जिले में हैं और इनकी क्या विशेषता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज कांतली नदी, कांतली नदी का संबंध
है वो गणेश्वर सभ्यता का है और गणेश्वर सभ्यता का संबंध है वो कांतली नदी से है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती से कालीबंगा का है याद रखना, और आहड़ या आयड़ से आहड़ सभ्यता का है। ठीक है, और सिंधु तो आपको पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब कांतली नदी, अब आई है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता है वो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना कांतली नदी पहले तो 2 जिलों में प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ पर बहती है ये मान लो सीकर है, ये एस फॉर सीकर और जे फॉर झुंझुनू। तो ये यहाँ से बहती हुई झुंझुनू तक बहती हुई आगे चूरू आ जाता है, चूरू में ये नहीं बहती है। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो गणेश्वर सभ्यता के पास, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर है। इसकी जो खोज है वो किसने की, ये आप मेरे को है वो कमेंट कर कर बताना। अभी तक मैंने बता भी दिया है और आप फिर से कमेंट करके बताना कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की। अब इसकी मैं विशेषताओं पर बात करता हूँ। तो गणेश्वर सभ्यता से हमें एक कांटा प्राप्त हुआ। कांटा कौन सा, चुभने वाला नहीं दोस्तों, मछली को पकड़ने वाला, मछली को पकड़ने वाला कांटा हमें प्राप्त हुआ है। भवनों का निर्माण है वो पत्थरों से देखने को मिलता है। एक बांध मिला है जो पत्थरों से उसका निर्माण किया गया है दोस्तों। और यहाँ पर ख़ास बातें क्या है कि सबसे ज़्यादा इसको किस नाम से जाना जाता है, ताम्र नगरी के नाम से नहीं जाना जाता, ताम्र जननी के नाम से जाना जाता है। ताम्र नगरी या ताम्रवती के नाम से आहड़ को जाना जाता है, और ताम्र जननी के नाम से किसको जाना जाता है, गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। जो आप याद रखना, तो ये कांतली नदी से संबंधित है। किस नदी से, कांतली नदी से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये नीम का थाना से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, नीम का थाना से। नीम का थाना से जो कहाँ पर है, सीकर में। नीम का थाना तहसील है और सीकर ज़िले के अंदर है दोस्तों। और यहाँ से हमें गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और कांतली नदी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी, इसकी खोज है वो आप बताइए कब की गई थी। 72 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी वो मैंने कमेंट कर कर आपसे पूछा कि कमेंट कर कर बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विराट से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यह पुलिस कांस्टेबल 2014 में और सेकंड ग्रेड साइंस 2011 में। देखिए, सेकंड ग्रेड का प्रश्न है वो कांस्टेबल में पूछ सकता है। तो आप याद रखना कि आरएएस का भी है वो भी पटवारी रीट एसआई के अंदर पूछा जा सकता है। तो आप ये मत रखना कि अगर हमारी जो पोस्ट छोटी है तो लेवल का भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन छोटा आएगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसलिए मैं इस सीरीज़ का है मेरा उद्देश्य यही है कि इसमें सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं जो 25 वर्षों में आए हुए हैं, वो मैं इसका करवाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो विराट सभ्यता से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन सभ्यता के। कहाँ से, मैंने बताया था कि मौर्यकालीन सभ्यता और बुद्ध के बारे में जानकारी है वो विराट सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। विराट सभ्यता की खोज है वो 1936 या 37 में, 1936 या 37 में किसके द्वारा की गई थी, वो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दयाराम साहनी ने एक तो हड़प्पा की खोज की थी और एक राजस्थान की किस सभ्यता की खोज की थी, तो वह यही सभ्यता है दोस्तों, विराट सभ्यता, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1936-37 में की थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसने की थी। और इसके जो उत्खनन करता है वो नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित है, वो इसके उत्खनन करता है विराट सभ्यता के। आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, ठीक है। सरस्वती घाटी सभ्यता किसको कहा जाता है, कालीबंगा को कहा जाता है। बनास सभ्यता किसको कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। मौर्यकालीन सभ्यता किसे कहा जाता है, तो विराट सभ्यता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विराट सभ्यता को कहा जाता है। क्योंकि अशोक के बारे में हमें ये यहाँ से भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है, किस डूंगरी से, बिज्जक डूंगरी से प्राप्त हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना इसको। और ये लीजिए थोड़ा विस्तार से और देख लीजिए। विराट
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली है। कितनी मुद्राएं मिली है दोस्तों? 36 मुद्राएं, जिनमें 8 तो चांदी की पंचमारक मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक, जिसमें 16 मुद्रा राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। तो अब देखिए, इसमें शब्द आया है पंचमारक और एक इंडो ग्रीक। ये शब्द मैं आपको बता देता हूँ कि ये पंचमारक क्या होता है। देखिए दोस्तों, पंचमारक प्राचीन समय के जो सिक्के थे चांदी के, उनको पंचमारक कहा जाता था। अब पंचमारक क्या था? जैसे ये सिक्का है तो इसके दोनों तरफ इसमें कुछ नहीं लिखा होता था, न तो इसमें तिथि अंकित होती थी, न इसके अंदर कोई लेख अंकित होता था। यानी कि एकदम साफ जो चांदी का सिक्का है उसको तो पंचमारक कहा जाता है। और जो लेख युक्त या तिथि युक्त सिक्का है वो कौन सा है? इंडो ग्रीक सिक्का है, जो यूनानियों द्वारा चलाया गया था। तो ये आप याद रखना। और चांदी के जो ये पंचमारक सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? कार्षाप्रण कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कार्षाप्रण कहा जाता है साहित्य में पंचमारक सिक्के को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया हुआ है। कौन से में? कॉलेज व्याख्याता 2016 में। तो विराट से में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सा था दोस्तों? भाब्रू शिलालेख। कौन सा? भाब्रू शिलालेख। और इसकी खोज किसने की थी? 1837 में। किसने? बर्ट ने। ठीक है, तो ये आप याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ऐसा एग्ज़ाम 1996 में आया हुआ है। ऐसा एग्ज़ाम 1996 में। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान से उपलब्ध हैं? तो मैंने बताया कि मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है वो हमें विराट से प्राप्त हुए हैं। विराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे है, या अर्जुन की नदी के किनारे, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है इसको। और ये जयपुर में है। और इसका जो राजधानी थी प्राचीन समय में वो विराट नगर थी। महाभारत काल में इसकी जो राजधानी थी वो विराट नगर थी दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, विराट नगर थी। विराट कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। और मौर्यकालीन के सबसे ज़्यादा प्रमाण है वो विराट से हमें मिलते हैं। 36 मुद्राएं मिलती है, 8 मुद्राएं पंचमारक की है और बाकी 28 मुद्राएं है वो इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। ये भी आप याद रखना। और अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान पर्वतसर तहसील गांव का, यानी तहसील का गांव है। तो किस गांव में जो हमारे राज्य का पुनर्गठन से पूर्व यानी 1934 में जो ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है वह पर्वतसर तहसील के किस गांव से इसका उत्खनन किया गया था? और यह आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2006 में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? कुराड़ा। क्या होगा? कुराड़ा। कुराड़ा गांव है वो नागौर में स्थित पर्वतसर तहसील के कुराड़ा गांव से है। वो 1934 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया, जहाँ से हमें ताम्र सामग्री की वस्तुएं मिली है। तो ये आप याद रखना, कुराड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, नागौर में स्थित कुराड़ा ग्राम में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1934 में उत्खनन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेज्जेमिका नगरी किस जिले में स्थित है? मेज्जेमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया है। तो मेज्जेमिका नगरी तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, नगरी मेज्जेमिका नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अगर नगर पूछा जाए तो नगर टोंक में, नगर सभ्यता या नगर स्थल है वो टोंक जिले में है, रेंड टोंक में है। लेकिन नगरी पूछा जाए मेज्जेमिका नगरी तो वो चित्तौड़ में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि
मध्यमिका नगरी है वो सीवी जनपद की क्या थी दोस्तों, राजधानी थी। तो आप वो याद रख सकते हैं। और हम इसका विस्तार से देख लेते हैं मध्यमिका के बारे में। तो माध्यमिका भी बोला जाता है इसको, वर्तमान नाम इसको नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नगरी के नाम से। तो आपको नगरी एग्जाम में मिलेगा ज़्यादातर। चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बौद्ध और वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले जिनका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया 1962 में। तो ये आप है वो याद रखना, चित्तौड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो उदयपुर जिले में है वो बालाथल सभ्यता स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर। जो उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित यह बालाथल स्थल है दोस्तों। जयपुर में विराट सभ्यता है। बीकानेर में है क्या? कमेंट करके बताना कि बीकानेर में कोई सभ्यता हमें प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो सौंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सौंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये आप याद रखना। देख लीजिए, सौंथी, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने ही किया था दोस्तों। किसने किया था? अमलानंद घोष ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? जो वन रक्षक 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो बागौर है वो मैंने बताया था भीलवाड़ा में है। किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और किसने खोज की थी? तो मिश्रा ने खोज की थी, एन वी मिश्रा ने इसकी खोज की थी दोस्तों। ये आप याद रखना। और सर्वाधिक बागौर से हमें सबसे प्राचीन क्या मिले? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ऊँट के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा और आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो यह स्थल भीलवाड़ा जिले में से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित है। जो वीरेंद्रनाथ वीएन मिश्रा यानी वीरेंद्रनाथ ने 1967 में उत्खनन किया था। इस स्थल से प्रस्तर युग के उपकरण प्राप्त हुए, हथौड़े प्राप्त हुए, छेद करने वाले पत्थर, गाय, भेल, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। ये आप है वो याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पटवारी 2011 में आया हुआ है। तो पटवारियों ध्यान से आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो कौन सा स्थल है जिसको टाटा नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? रेड टोंक। टोंक को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको पता है, चलो व्याख्या ही दिखा देता हूँ इसकी। तो इसका जो राइट आंसर है, प्राचीन सभ्यता का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो न्यूआई के समीप स्थित है। यहाँ का उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी मात्रा में प्राचीन मूर्तियाँ मिली है, इसलिए इसको टाटा नगर कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ से लगभग है वो 3075 सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं, वो अभी तक एशिया के सबसे बड़े सिक्कों का भंडार है, वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए। और ये हमारा आज का इस सीरीज़ का फर्स्ट क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते हैं? पूर्व में मालव नगर कहते हैं। तो नगर टोंक को देखिए, नगरी शब्द आएगा तब आपको करना है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर करना है? चित्तौड़गढ़। लेकिन नगर शब्द आ जाए तब टोंक और रेड टोंक, ये दो स्थल टोंक से प्राप्त होते हैं। यहाँ से भी है वो करीबन 105 सिक्के वगैरह है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं टोंक से। तो इसको क्या कहा जाता है? पूर्व में मालव नगर कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? और यह पटवारी परीक्षा 2011 में आया हुआ है। तो देख लीजिए, जो 2011 से करीबन 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं,
3 से 4 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपके सामने 2011 के करवा दिए पटवारी में, जो सभ्यता से। तो आप कितना इम्पोर्टेंट यह चीज़ रहने वाली है तो आप समझ सकते हैं। और ये आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही हम करीबन 40-45 क्वेश्चन हैं, वो रोज़ाना शाम 7 बजे आप तैयार रहना। प्रत्येक सीरीज़ में आपको मिलने वाली है। यह सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। करीबन 1000 क्वेश्चन है, वो आपको मैं 20 क्लासों में करवाने वाला हूं दोस्तों। और यह सभ्यता की फर्स्ट क्लास थी, और एक सेकंड क्लास होगी जिसमें सभ्यता भी होंगे और सिक्के भी होंगे। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हम आगे बढ़ते हुए पूरी हिस्ट्री को आपकी 20 क्लास के अंदर मैं पूरी कराऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आप है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास है आपके लिए एक भविष्य की क्लास है। ये आपकी भविष्य की क्लास रहने वाली है। तो आज की क्लास को मैं है वो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।